अवध एडवोकेट अवध बार एसोसिएशन के पदाधिकारीगण पांडे जी, मिश्र जी, तिवारी जी, विशिष्ट अतिथि बहन स्वाति सिंह जी, और आज जिनकी पुस्तक पर परिचर्चा होनी है, जिन्होंने अपने पिताश्री की पुस्तक पर परिचर्चा की थी, ऐसे आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार देवकिशोर शर्मा जी, संचालक शरद मिश्र सिंधु जी, और मेरे समक्ष बैठे हुए सभी साहित्यकार बंधु बांधवियाँ और अधिवक्ता बंधु बांधवियों को सबको यथायोग नमन करता हूँ। मेरे समक्ष समय की तो प्रतिबद्धता है ही, एक सबसे बड़ी विडंबना या कहा जाए ये है कि मैं देख रहा हूँ कि मंच पर जितने साहित्यकार हैं उससे ज़्यादा वकील बैठे हुए हैं, और सामने भी देख रहा हूँ कि जितने साहित्यकारों से ज़्यादा वकील मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। और अभी सिंधु जी ने 2 वकीलों को या 3 को बुलाया क्या कि आप यहाँ वक्तव्य दीजिए, तो वकील कभी वक्तव्य थोड़ी देता, वो बहस करता है। अगर उससे बहस करवाते तो शायद ज़्यादा अच्छी प्रभावी ढंग से कर पाता। और अभी 2-3 वकीलों की जितनी उपयोगिता, उनकी जितनी भूमिका देख रहे हैं इस देश में, वो बहुत ही स्तुत है, उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। इस बार मैं चाहूँगा कि आप सब लोग जोरदार तालियां बजा करके उन वकीलों का धन्यवाद करें जो हमारी संस्कृति के लिए, हमारे भारतीयता के लिए आज दिन रात एक किए हुए हैं। और अब मैं आदरणीय यहाँ मेरे बड़े भाई अशोक पांडे, अशोक जी शुक्रिया था, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। बराबर आपका आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है। मैं देवकिशोर शर्मा जी की पुस्तक साधना के स्वर पर कुछ अपने वक्तव्य रखूँगा। इस पुस्तक को जिन लोगों को मिली होगी आप देखेंगे तो एक और मेरे साथ समस्या उत्पन्न हो रही कि इस पुस्तक की भूमिका 3 विद्वानों ने लिखी है और तीनों विद्वान ढीले हैं, और तीनों विद्वान हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे हैं। अब इन 3 ढीले और हिंदी विभाग के अध्यक्ष के बीच में मैं अपने को किस प्रकार से प्रस्तुत करूँ, ये मेरे लिए बड़ी समस्या है। उसमें एक आदरणीय हमारे प्रोफेसर हरशंकर मिश्र जी हैं, और दूसरे रमेश चंद्र शर्मा जी हैं जो अलीगढ़ के हैं, और तीसरे वेद प्रकाश अमिताभ जी हैं, वो भी अलीगढ़ के हैं। इन 3 विद्वानों ने पहले ही इस पुस्तक पर अपना अहमत दे दिया है। मैं थोड़ा लिखना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि आदरणीय देवकिशोर शर्मा जी को अभी आपने सुना तो देखा होगा कि आपकी जितनी, आप जबकि अभियंता रहे हैं, आपका मुख्य विषय विज्ञान रहा है, लेकिन जितनी अच्छी परिष्कृत संस्कृत और हिंदी का आप प्रयोग कर रहे थे तो वो बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि ये विज्ञान वर्ग का जो व्यक्ति होता है वो शायद उसकी संस्कृत और हिंदी ज़्यादातर कमज़ोर ही पाई जाती है, लेकिन आप देखिए कि ये शायद इनका पूर्व जन्मार्जित संस्कार ही रहे और अपने परिवार से मिले हुए संस्कार रहे कि वो इतने अच्छे साहित्य में प्रवीण हुए और उस प्रकार की कविताएं लिख करके आपने अपनी कृति को लिखा है। क्योंकि कविता का उद्देश्य होता है, काव्य का प्रयोजन होता है कि कोई किसी न किसी कारणवश लिखता है। आचार्य भिखारी दास जी का एक मुझे छंद याद आता है, उसको मैं थोड़ा स्वर में ही पढ़ दे रहा हूँ। देखें कि एक लहे तप पुंजन के फल, ज्यों तुलसी अरु सूर्य गुसाई, और एक लहे बहु संपत्ति के सौ, भूषण ज्यों बर वीर बड़ाई, एक को जस ही सो प्रयोजनो, है रस खानो रही मुकी नाई, क्या बात, और दास कवि तन की चरता, बुधन को सुख दे सब उठाई। क्या बात। और इस परिप्रेक्ष्य में जब आप देवकिशोर शर्मा जी की का मूल्यांकन करेंगे तो निश्चित रूप से पाएंगे कि आपकी इस कृति का मूल्यांकन बिल्कुल सटीक और सारगर्भित दिखाई पड़ता है। आचार्य राजशेखर ने ये भी कहा था, जैसा कि अभी आपने देखा कि देवकिशोर शर्मा जी जिस प्रकार से अभ्यर्थ दे रहे थे,
तो उनका जो कविता की जो गीत थे, जो छंद थे, वो कितने सुंदर छंदबद्ध और भाव से भरे हुए थे। उसी प्रकार से उनका प्रस्तुति का भी था, उनका स्वर, प्रस्तुति का ढंग भी। और ये वही कर सकता है जो जिस पर माँ वीणा पाणी की कृपा होती है। इस संबंध में आचार्य राजशेखर ने भी एक श्लोक लिखा, जिसका मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि यथा जन्मांतराभ्यासात् कंठे कस्यापि रक्तता तथैव पाठ सौंदर्यम नैक जन्म विनिर्वृतम। यानी जिस प्रकार से जन्म जन्मांतर के अभ्यास से काव्य सृजन किया जाता है, उसी प्रकार से काव्य की प्रस्तुति मधुर कंठ के द्वारा प्रस्तुति एक जन्म में निर्मित नहीं होती है, उसमें भी जन्म जन्मांतर की तपस्या संदेहित होती है। तो ये